नमस्कारम, हेलो टॉपर्स, क्या हालचाल। स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल टॉपर हिस्ट्री हब पर। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त लक्ष्य अमित। तो हमने पिछले लेक्चर में टॉपिक स्टार्ट किया था एंशिएंट हिस्ट्री का, जिसका नाम था वैदिक संस्कृति और सभ्यता। पार्ट वन में हमने बात की थी किसके बारे में कि भैया आर्यों को आपने भारत में लेके आए थे, भैया नहीं लेके आए थे, अपन सब गए थे लेने। पहले हमने बात की भी आर्यों की भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति किस प्रकार से थी कि भैया वो भारत के अंदर कहां कहां से आ रहे हैं। जैसे तीन अपन ने महत्वपूर्ण इतिहासकार के बारे में बात पढ़ा था। पहला अपन देखा था मैक्स मुलर। मैक्स मुलर बोलते थे ये मध्य एशिया से आए थे। दूसरा अपन ने बात की थी दयानंद सरस्वती, वो बोलते हैं तिब्बत, क्योंकि ये आए थे कहां के बसे, बोले भैया सप्त सिंधु प्रदेश में बसे। क्लियर हो गई थी ना आपको जो ये सप्त सिंधु प्रदेश वाला एरिया था। बोला हाँ भैया डंडा डंडा। तो इन्होंने देखा कि भैया तो सप्त सिंधु प्रदेश यानी प्रेजेंट टाइम का अपन देखे तो पंजाब प्रांत था, वहां पे आके बसा था कौन, आर्य। तो वो ऊपर के देखिए यार नॉर्थ से आए, तो देखा यार तिब्बती है, काम खत्म। लेकिन भैया बीजी तिलक निकल के आता है। बीजी तिलक क्या बोलते हैं भैया, बोलते जब बोलते फटाफट रिवीजन करते जब बीजी तिलक बोले कि भैया ये तो उत्तरी दूरी यानी कि नॉर्थ पोल के थे। उन्होंने अपनी बुक लिखी थी 1903 में प्रकाशित की। उसके अंदर बताया गया, बुक का नाम क्या था भैया, द आर्किटिक होम ऑफ वेदास। बहुत बढ़िया, द आर्किटिक होम ऑफ द वेदास। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसके बाद में हमने इसके राजनीतिक स्थिति के बारे में आर्य को बुलाया, भारत में रहा, भारत का कहां रह के रहेंगे, सप्त सिंधु प्रदेश में रहेंगे। उसके बाद में पशुपालन स्टार्ट करेंगे। पशुपालन फेवरेट, हमने पशुओं के बारे में बात की थी। दो फेवरेट पशु निकल के आते हैं भैया। और इसके बाद हमने क्या देखा, राजनीतिक स्थिति देखी, धार्मिक स्थिति, सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति क्या देखी भैया, ये पितृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार, पितृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार देखा गया। बहुत बढ़िया भैया। इसके बाद में वर्ण व्यवस्था देखी, क्योंकि भैया हमने देखा था कि जो ऋग्वेद पढ़ा था, ऋग्वेद के 10 मंडल कौन सा भैया, पुरुष सूक्त का उल्लेख किया गया। तो पुरुष सूक्त में बताया गया कि जो समाज था उसको 4 भागों में बांटा गया था, यानी कि वर्ण व्यवस्था कितनी थी, चार भागों में बांटा गया था वर्ण व्यवस्था को। और जो वर्ण व्यवस्था थी वो धर्म के आधार पर न होकर के जन्म के आधार पर थी या धर्म के आधार पर थी, बोले ये दोनों ही नीति, ये दोनों नीति। वर्ण व्यवस्था आधारित थी किस पे, कर्म के आधार पर। बहुत बढ़िया, बोला हाँ भैया चीज सही है। आपने बताया था कि एग्जाम्पल लिया था कि आपने ब्रह्मा जी का बताया था कि उसमें कि ब्रह्मा जी थे, ब्रह्मा जी के मुख से तो निकलते ब्राह्मण, ब्रह्मा जी के जो भुजा वाला पार्ट था वहां से कौन निकलता है भैया, बोले भैया कौन 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 क्षत्रिय है। और जंगा वाले पार्ट से निकलते हैं वैश्य। और जो पैर वाले पार्ट था, पैरों से कौन निकल के आता है भैया, शूद्र निकल के आते हैं। बोले हाँ भैया चीज क्लियर हो गई थी, घटना सच्ची भी थी और अच्छी थी। आज हम बात करेंगे भैया ऋग्वेदिक काल निपटा दिया, अब आज वाले क्लास में बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की। तो स्टार्ट करते हैं ऊर्जा से भरे हुए सेशन की। तो सारे के सारे फटाफट आ जाइए। उत्तर वैदिक काल, वही 5 अपनी स्थिति के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी स्थिति के बारे में, जो उसमें बात की थी। पहली स्थिति कौन सी थी, भौगोलिक स्थिति। तो भैया आ जाइए, बात करते हैं भौगोलिक स्थिति के बारे में। मजा आने वाला है आज के लेक्चर में, ऐसा नहीं कि मजा नहीं आने वाला, क्योंकि आपने पिछले लेक्चर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया एक दिन में। ये मेरा मतलब सबसे मतलब अच्छा लगा मेरे को देख के, एक्सपीरियंस रहा भाई एक दिन में, मतलब देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे सपोर्ट बनाए रखो, ये उम्मीद मैं आपसे करता हूं। तो आगे बात करते हैं फटाफट, भी टाइम मत कर, आप आ जाओ, स्टार्ट करो आपका लेक्चर। चलिए बात करते हैं भैया, पहला कौन सी स्थिति के बारे में बात करेंगे, भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। चलिए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। चलिए बात करते हैं भैया किसकी, भौगोलिक स्थिति के बारे में। हमने बात की थी भैया ऋग्वेदिक काल में। ऋग्वेदिक काल में थोड़ा लिंक करके चलेंगे, जो भी क्या थोड़ा सा कनेक्ट होता रहेगा और याद होता रहेगा। ठीक है, कनेक्ट करते चलेंगे। हमने सब आर्यों को लाया, बसाया कहां पे, सप्त सिंधु प्रदेश। अब आर्य आए हैं, बसे हैं, कहां बसे थे भैया, कि पंजाब वाले प्रांत सप्त सिंधु, यानी सिंधु के साथ साथ की जो 6 नदियां थी, सिंधु हो गई, सरस्वती हो गई, सिंधु की सहायक नदियां हो गई, रावी, चेनाब, झेलम, सतलुज, व्यास। ये क्या है, जो एरिया कंज्यूम करती थी वो एरिया कौन होता, सप्त सिंधु प्रदेश। ठीक है, अब वहां पे आएंगे, आप बोलोगे भैया उपजाऊ भूमि है क्योंकि दोआब भी बनेगा, तो भैया वही बात करते हैं। अब वहां पे क्या है, आ जाओ अंदर देखते मूल केंद्र। पहले ज्यादा समझा दूंगा तो फिर वही मतलब है, मजा नहीं आएगा आपको, कहीं कहीं देख के चल जाओगे भैया यार तो समझा ही दिए, लिखवाओ कुछ नहीं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, लिखवाते लिखवाते बात करेंगे। अब हम ये बात करते हैं मूल केंद्र की। किसकी बारे में बात करेंगे भैया, मूल केंद्र के बारे में। मूल केंद्र था भैया कुरुक्षेत्र। मूल केंद्र था भैया कुरुक्षेत्र। समझ में नहीं आया भैया, घटना सच्ची तो है लेकिन अच्छी नहीं लग रही, आ जाओ अच्छे लगवाते हैं घटना को, आप आ जाओ। मूल के कुरुक्षेत्र यानी कि जो दिल्ली है ना, प्रेजेंट टाइम पे जो दिल्ली है, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। ठीक है ना, बोला हाँ भैया, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र। लेकिन कई बोलेंगे
फ्रंट बेंचर्स भैया हमने पढ़ा था, आपसे नहीं पढ़ा लेकिन कहीं हमने पढ़ा था नोट्स वोट्स में, कई अदर टीचर से पढ़ा होगा कि भैया उन्होंने ये तो लिखा है, वो बताते हैं कि गंगा और यमुना के द्वार, वो भी है, वो भी है, साथ में लिखो, अपन छोड़ेंगे किसी को नहीं। क्या बोला भैया? गंगा और यमुना का द्वार, यमुना का द्वार क्षेत्र में यहां पर, अरे यार क्योंकि देखो सीधी सी बात है, सब तो सिंधु प्रदेश में तो रहेंगे ही नहीं, क्योंकि अब अपन कौन सा पढ़ रहे हैं, उत्तर वैदिक काल पढ़ रहे हैं, तो उसके अंदर क्या होगा कि भैया विस्तार तो होता ही है ना, आएंगे जनसंख्या वृद्धि वृद्धि करेंगे। आर्य कहते हैं टिकते नहीं थे एक जगह, यानी कि ना आर्य को मूल आप देखोगे ना, जाना किस चीज से जाना जाता है, उनको बोला जाता है कबीलों के नाम से। आर्य पर्टिकुलर एक स्थान के नाम से कभी भी नहीं जाने गए, वो जाने गए थे कबीलों के नाम से, ठीक है। बड़े लंबी दूरी तय करेंगे, ऐसे एक ही स्थान पर रह गए, वो दूर दूर जाएंगे, कबीलों के कबीले बना बना के रहेंगे, ठीक है ना। अब आप समझ गए भैया, पहली पॉइंट आपने बताया विस्तार, सीधी सी बात है कि आपने बताया भैया विस्तार के बारे में, विस्तार करेंगे। अब उनका जो मूल केंद्र हो जाएगा वो कुरुक्षेत्र हो जाएगा, कुरुक्षेत्र यानी कि ये जो दिल्ली के जो आज प्रेजेंट टाइम में जो दिल्ली है ना, उसके आसपास जो क्षेत्र हो गया वो, और साथ ही साथ जो गंगा और यमुना का जो दोआब क्षेत्र हो गया वो इसके अंदर आ रहा था। बोलो हाँ भैया ये चीज तो हमने क्लियर हो गई, बोलो डंडनाटन। अब हमने एक चीज बात की थी जो ऋग्वेद था, उसमें हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी भैया? माउंट एवरेस्ट। उसका उल्लेख कौन, उसका नाम क्या बताया था? मूंजून बताया था। बट छोटी छोटी टॉपिक है कि उसमें ऋग्वेद में सबसे इंपॉर्टेंट वही पार्ट आता है। जैसे हमने बताया था कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? बोले भैया माउंट एवरेस्ट। थी ना? बोला हाँ भैया ये तो हमारा स्टैटिक क्लियर है, सही बात है, बच्चे बताया माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी। तो इसमें क्या बोला? ऋग्वेद था ना, ऋग्वेद में उसको क्या बोला था? मूजवंत बोला था। बोलो ठीक है ना भैया। इसके अलावा क्या होता है कि उत्तर वैदिक काल में 2 से 3 नाम और निकल के आते हैं। जैसे एक तो त्रिकूटा, एक था मानेका, अरे रे 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 रे, ये था भैया मेना। ऐसे 1-2 नाम और निकल के आते हैं, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में आप कहीं देखोगे तो बोलो भैया आपने बताया नहीं था, मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो भौगोलिक स्थिति में ये बात होती है, ठीक है। अब बात करते हैं राजनीतिक स्थिति। उस समय में राजनीतिक स्थिति में क्या बात की थी? बोले भैया आपने बताया था कि जो राजा था, उसका राजा का पद क्या था? पहले हम बात करते हैं राजा के बारे में, राजनीतिक स्थिति है, राजा की चर्चा करेंगे। हमने ऋग्वेदिक काल में देखा कि जो राजा था, राजा का जो पद था वो न तो निरंकुश था, राजा सॉरी वापिस आओ, माफी चाहता हूं, आ जाओ वापिस। हमने देखा राजनीतिक स्थिति में कि भाई जो राजा था वो निरंकुश नहीं था, और उसका जो पद था वो वंशानुगत भी नहीं था। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल में राजा का पद क्या हो जाएगा? वंशानुगत हो जाएगा, राजा निरंकुश हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? उस राजा महत्वपूर्ण हो जाएगा, गरिमा में हो जाएगा। यानी कि राजा कुल मिलाकर देशी भाषा में बात करें, राजा भैया अपने आप को बढ़ाने लग जाएगा, राजा अपने आप को बढ़ावा देने लग जाएगा। ठीक सी बात है, साफ सी बात है। बोलो हाँ भैया चीज समझ में आ रही है। अपने आप को उपाधि देगा, अलग अलग नाम की उपाधि देगा। चलिए चर्चा करते हैं। टॉपिक छोटा है लेकिन समझने वाला है, ठीक है। चलिए टॉपर्स बात करते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या बताया भैया? आपने बताया राजनीतिक स्थिति। राजा जी को पकड़ के लाते हैं, यहां से सारा अपन क्लियर कर लेंगे, बोलो ठीक है। ये अपने राजा जी, पहले क्या बताया? राजा क्या है? इस समय उत्तर वैदिक काल की बात चल रही है, राजा कैसा हो जाएगा? निरंकुश हो जाएगा। राजा कैसा हो गया? मैं निरंकुश हो गया। इसका जो पद था, राजा का जो पद था वो हो जाएगा वंशानुगत, यानी कि मेरे पापा, मेरे दादाजी के बेटे मेरे पापा, मेरे पापा का बेटा मैं, मेरा बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, ये जो चेंज चलती है ना उसको बोलते हैं वंशानुगत, ठीक है। निरंकुश हो गया, वंशानुगत हो गया। और इसका देखो निरंकुश हो गया, वंशानुगत हो गया। वहां पे ऋग्वेदिक काल में देखा था कि भाई राजा का निरंकुश नहीं था और वंशानुगत नहीं था, मतलब राजा का ऋग्वेद में एक बार उल्लेख किया गया था यार, समझ जाओ इतना तो आप। बोलो हाँ भैया चीज सही है, राजा निरंकुश है, वंशानुगत है, इसका पद क्या है? गरिमा में हो गया है, गरिमा में महत्वपूर्ण हो गया है। बोलो हाँ भैया चीज समझ में आ गई। यहां पर राजा उपाधि धारण करने लग गया भैया। क्या करने लग गया? उपाधि। उपाधि जैसे विराट,
पहले बात करें सम्राट की। सम्राट, विराट, एकराट, स्वराट और एक थी सम्राट हो गया, विराट हो गया, एकराट हो गया, स्वराट हो गया, भोज। ये क्या करता है? ये उपाधि धारण करता है कौन? राजा। राजा की उपाधि सम्राट। सम्राट हम नहीं जानते, यहां पे है। सम्राट हो गया, विराट हो गया, एकराट हो गया, स्वराट हो गया, भोज हो गया। बोलो हाँ भैया ये चीज क्लियर है, समझ में आ गई? ठीक है। अब इसके बारे में और चीज देखें। अब ये राजा है ना, यज्ञ करवाने लग गया, यज्ञ भी करवाने लग गया। बोलो भैया यार वहां पे तो यज्ञ कराई, तो यहाँ पे यज्ञ करा रहा है। राजा का राज्यभिषेक होता है ना, तो उस समय वो कौन सा यज्ञ करवाता है? बोलो भैया कौन सा? वाजपेयी करवाएगा क्या? अश्वमेध करवाएगा? ये कौन सा कराएगा? बोलो 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 भैया बोलो। 3 तरह के यज्ञ होते हैं इस समय इंपॉर्टेंट, वाजपेयी, राजसूय और एक अश्वमेध। तो भैया राजा जैसे गद्दी बैठता है तो उस समय सिंहासन में बैठते समय करवाता है, वो है कौन सा? राजसूय यज्ञ। कौन सा? राजसूय यज्ञ। बोलो भैया घटना सच्ची भी और अच्छी भी है। दूसरा अश्वमेध यज्ञ सबको पता है भैया, रामायण सबने देखी, उसको देखते हैं ना भैया। राम जी क्या करते हैं? अपनी साम्राज्य को बढ़ाने के लिए घोड़ा छोड़ते हैं, अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, अश्वमेध यज्ञ साम्राज्य बनाने के लिए। और लास्ट इन्होंने करते हैं भैया वाजपेयी यज्ञ। अरे कीड़ा कैसा आ गया? तो भैया यज्ञ करवाने लग गया राजा। कौन सा? राजसूय हो गया, अश्वमेध हो गया, वाजपेयी यज्ञ हो गया। बोलो हाँ भैया घटना सच्ची भी है और अच्छी भी है। घटना तो आपने बोले नहीं, चलो ठीक है। चलो हमने इसका देखे, बारिश के पद के बारे में देखा, उपाधि देखी, यज्ञ के बारे में देखा। राजा की एक तो बात करते हैं। अब राजा जी क्या करते हैं? राजा को ऋग्वेद काल में कंट्रोल करने के लिए 4 संस्थाएं थी। ठीक है, कौन कौन सी? बोलोगे भैया कौन कौन सी? सभा, समिति, गण और विदत। अब इस समय क्या होगा? देखो साफ सी बात है कि राजा प्रभुत्व में आ रहा है। राजा नहीं चाहता ना भैया जो मेरे को कंट्रोल करने वाली है उसको मैं बढ़ावा दूं, तो राजा उसको क्या करेगा? खत्म करेगा। जैसे मान लो आप आ गए उत्तर वैदिक काल में, आप राजा हो और आपको पता है कि भैया वो 4 जन है मेरे को दबाने वाले, तो आप क्या करोगे? खत्म कर दोगे ना। तो सेम ये चीज हुई। इसने क्या किया कि गण और विदत को, गण और विदत इसको समाप्त कर दिया। ठीक है, और बची कौन सी? सभा और समिति। बची कौन सी भैया? सभा और समिति। ये तो बोला, इसको तो बोल दिया भैया तो प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। ये तो प्रजापति की 2 पुत्रियां है। सभा समिति को क्या बोला भैया? प्रजापति की 2 पुत्रियां। प्रजापति की 2 पुत्रियां। ये तो ये बोल के शांत कर दिया। सभा समिति शांत, इसको कंट्रोल करने की चीज शांत हो गई। बोला हाँ भैया ये भी चीज सही है। अब इसके बाद में क्या होता है? राजा टैक्स लेने लग गया। टैक्स का नाम था बलि। राजा क्या लेने लग गया भैया? राजा ले रहा भैया टैक्स। राजा टैक्स क्या लेने लग गया? राजा टैक्स लेने लग गया। टैक्स का नाम था भैया बलि। अब बोलेगे भैया बकरी कौन सी बलि? बकरे की गर्दन वाली बलि। ये बकरी काट के लो भाई चढ़ा दी राजा जी को। क्या जो सांड था, सांड की गर्दन काट के चढ़ा दी, या इंसान की बलि गर्दन काट के चढ़ा दी? नहीं, वो बलि नहीं। बलि का मतलब हो गया कि भैया कोई अपना, जैसे मान लो आप मैं राजा हूं, अब मैंने आपको बलि देनी है मेरे को, तो आप क्या करोगे? आपका जो कुछ होगा, आपकी जो इच्छा होगी भैया, जो गला है राजा जी को देख के आते हैं, तो वो चीज हो गई, वो चीज होती है बलि। तो ठीक है ना, एक से मैं वीडियो देख लू, वीडियो चल रहा है नहीं चल रहा, और परफेक्ट चल रहा है। तो बलि के बारे में आपको क्लियर हो गया है ना? बलि के बारे में आपको क्लियर पड़ा? हाँ भैया ये चीज क्लियर हो गई। अब क्या वीडियो देखना पड़ता है बार बार कि भाई उबंधन ना हो जाए, क्योंकि हो चुकी ना वो घटना, तो इसलिए बोले हाँ भैया चलो आगे टॉपिक में आते हैं। आपने बताया ये चीज हो गई, इसकी उपाधि बारे में चर्चा की, यज्ञ के बारे में बात की, राजा के बारे में जो कंट्रोल करने वाले सभा समिति गण और विदत्ती जो संस्था थी इसको कंट्रोल करने उसके बारे में बात की, और राजा टैक्स के रूप में बलि ले रहा है। राजा टैक्स के रूप में क्या ले रहा है भैया? बलि ले रहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। अब इस राजा के समय क्या हुआ कि कुछ अलग अलग क्षेत्रों में कुछ राजा हुए, तो उनके बारे में बात कर लेते, कभी कभी सवाल पूछ लेता है। एक सेकेंड चलो मैं आपको बता रहा था। यहाँ तो यहाँ पे देखते कुछ जगह देखते हैं। विदय, विदय के शासक कौन थे? हम जानते थे विदय था ना, वहां पे माता सीता थी, माता सीता राम जी वाली। हाँ याद आ गई। तो राजा जनक, विदय कहते जनक, विदय कहते भैया जनक। बोले हाँ भैया ये चीज सही है।
अजात शत्रु कहां का आएगा? अजात शत्रु कहां का? मैं नाम निकल रहा है एक से दो जगहों का नाम। विदय का तो याद है, विदय का तो अपने देख लिया कि भैया विदय का तो कौन थे भैया? जनक थे। काशी, अजात शत्रु थे भैया काशी के, काशी के थे अजात शत्रु। बहुत बढ़िया। काशी के कौन थे भैया? काशी के थे अजात शत्रु। एक आएगा केकई, केके के थे अशुपति, अशुपति। तीन चीजें देखी भैया। विदय के कौन थे भैया? विदय के जनक निकल के आते हैं। काशी में कौन थे भैया? अजातशत्रु थे। केके में कौन से थे? अशुपति थे। और इंपोर्टेंट तो यही है, इंपोर्टेंट तो यही है। एक थे विदय का हो गया, काशी हो गया, केके हो गया। एक जगह आप देखना जिनका था जाम्बराली, उसका नाम, जगह का नाम नहीं याद आ रहा मेरे को, मित्रिन का, चलो कोई ना, आते मैं आपको लिखवा दूंगा, ठीक है। बोला हाँ भैया। लेकिन आपको एक सवाल क्योंकि हमने वेद पढ़ लिए, एक चीज बताओ कि भैया सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कौन से वेद में कहा है? ये सवाल है भैया, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि भैया कौन से वेद में कहा है, कौन से वेद में कहा है सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कौन से वेद में कहा है? ये भैया क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आंसर चाहिए तो फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। भैया क्वेश्चन है, सॉल्व कर देना, ऐसा नहीं कि मजाक कर जाओ। चलिए चलिए चलिए, बोला हाँ भैया मजा आ गया। अब बात करते भैया आर्थिक कारण। जहां जहां आर्थिक कारण आएगा ना, आप समझ लेना भैया वो डिपेंडेंट किस पे है, ठीक है। कृषि वशी, अभी तो यही है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में बात की तो कृषि आधारित सभ्यता, पीछे वाले में बात की थी पशुपालन था इनका, में खेती बाड़ी कर रहे हैं, सेम यही। अब क्योंकि इनके पास अच्छा भूभाग है, खेती करने लायक भूभाग है, खेती बाड़ी करेंगे बढ़िया, यहां से खूब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आइए आते हैं, तो भैया देखिए, दिखाइए सवाल, ठीक है। चलिए चलिए चलिए, अब कौन सा कारण, कौन सी स्थिति आएगी, कारण नहीं कौन सी स्थिति आएगी? बोलो भैया आर्थिक स्थिति करवा दो, और क्या आप बता रहे हो उस हिसाब से तो आर्थिक स्थिति आएगी, क्योंकि कृषि वृषि का टॉपिक सारा आर्थिक में आता है। यहाँ पे भैया खूब बढ़िया चीजें लिख लेगी, आपको समझ में आएगा यार भैया ऐसा भी था क्या। यहाँ पे एक हल मिलेगा जिसको 24 सांड खींच रहे हैं, वो बात करते हैं भैया कहां कहां से मिलता है। भैया इस क्वेश्चन का आंसर देना, तो सभा समिति की दो पुत्रियां कौन से वेद में बताया गया है, ठीक है। अरे मैंने आज चेंज कर लिया कपड़ा, तब दिक्कत आ रही है साफ करने में। चलिए बात करते हैं तीसरे में, तीसरा पॉइंट कौन सा होगा? आर्थिक स्थिति, ठीक है। चलिए बात करते हैं भैया किसकी आर्थिक स्थिति। तो आपने बताया भैया यहाँ पे ये लोग क्या कर रहे हैं, कृषि वशी करने लग गए, तो कृषि से यहाँ पे पॉइंट बनाते आ जाओ अपन। भैया एक ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, नाम तो सुना होगा, कौन सा भैया? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। बहुत बढ़िया। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ पे क्या है कि जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में इसके अंदर क्या किया गया कि जो खेत की जो विधियां होती है उनका उल्लेख किया गया है, खेती की विधियों का उल्लेख, खेती की विधियों का उल्लेख। बहुत बढ़िया। हमने क्या देखा कि भैया कृषि पॉइंट में देखा कि भैया जो शतपथ ब्राह्मण है, फैक्ट है, फैक्ट को ऐसे लिखेंगे, जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है इसके अंदर जो खेती की जो विधियां होती है, जैसे गांव वाले भाई बता दो यार, अब तो तुम यार हाथ खड़े कर लो, ऐसे सोना नहीं है, हाथ खड़े कर लो, हाँ ऐसे हाथ खड़े करो, हाँ बढ़िया। बोलो 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 कौन सी खेती की विधियां होती है? मिट्टी को तैयार करते क्या करते हैं भैया? पहले जुताई करते हैं, फिर क्या करेंगे भैया? बुआई करेंगे, जुताई कर ली, बुआई कर ली, फिर क्या करेंगे? कटाई करेंगे। अरे यार बो दिया तो काटेंगे तो सही ना। कटाई के बाद क्या करेंगे? मड़ाई करेंगे, मड़ाई मड़ाई मड़ाई। जुताई करेंगे, बुआई करेंगे, कटाई करेंगे, मड़ाई करेंगे, ठीक है। ये विधियां निकल के आती है किसके अंदर से? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से। अब आ जाओ एक और बात करते हैं, आपको बताना था ना वो फैक्ट,
वो फैक्ट ये था कि जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का एक संहिता आती है कांठल संहिता। कौन सी संहिता भी? कांठल संहिता। सेम ये एरो लगा दियो। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में एक संहिता निकल के आती है कांठल संहिता। कांठल संहिता में एक हल को 24 बैलों द्वारा खींचने का उल्लेख। बोलो, समझ में आया ना? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ की एक संहिता है कांठल संहिता। कांठल संहिता में बताया गया है कि भैया एक हल था, उसको 24 बैलों द्वारा क्या करा जा रहा है? खींचा जा रहा है। तो चीज समझ में आ गई? तो भैया हाँ, पहला पॉइंट तो अपने को समझ में आ गया। पहला पॉइंट तो ये था। दूसरा पॉइंट के बारे में बात करते हैं भैया। अर्थवेद को लेके आते हैं। अर्थवेद में 2 से 3 फैक्ट आते हैं और उसके बारे में बात करते हैं। अर्थवेद बहुत बढ़िया। देखो यार, अर्थवेद क्या बोलता है कि भैया सबसे पहले कृषि करने वाला राजा, सबसे पहले कृषि करने वाला राजा वो था भैया पृथुवन्य। बोलो भैया, नाम ही याद नहीं होगा, आप तो ट्रिक बता दो उसके नाम तो कैसे कैसे याद कर ले। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि हमने क्या देखा। हमने देखा कि भैया, थोड़ा नाम से ही लिखता हूं ना, मतलब भैया क्लियर नहीं दिखेगा। भैया मार्कर चेंज करना है आज। आज नया मार्कर यूज करेंगे आज से नेक्स्ट लेक्चर में। सबसे पहले कृषि करने वाला राजा कौन था? पृथुवन्य था, राजा पृथुवन्य। सही है ना? बोला हाँ भैया सही है, लेकिन नाम याद नहीं होगा। नाम कैसे याद करते हैं? अपन ने वो देखी है डब्ल्यू वाली मूवी, सबसे फेमस थी यार वो डब्ल्यू वाली। वो डब्ल्यू 10 करोड़, उसमें वो जैसे गाड़ी में बैठता है, लिफ्ट लेता है, वो बोलता है, वो अपना चालू रहता है इंट्रोडक्शन लेना, वेणुगोपाल अय्यर, बुद्ध स्वामी, पित्त स्वामी, मित्र स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, चित्त स्वामी, पित्त स्वामी, बुद्ध स्वामी, मित्र स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर। तो याद रखो भैया, पित्त स्वामी वेणुगोपाल अय्यर, तो पृथुवन्य। ठीक है, इतना सा अपने कनेक्ट करना भैया। सवाल गलती बाई चांस एसएससी वाले सवाल पूछते हैं। ठीक है, पूछेगा क्या? अर्थवेद सबसे पहले कृषि करने वाला राजा का शासक, ये शासक या राजा कौन था? पृथुवन्य था, अर्थवेद में था। बोला हाँ भैया, ये चीज क्लियर हो गई है। पहला पॉइंट तो ये निकल के आ गया। दूसरा पॉइंट, सबसे पहले कृषि करने वाला शासक पृथुवन्य। एक सेकेंड अथर्ववेद के बारे में बात, ये कृषि और शतपथ ब्राह्मण कांडल क्या करना पड़ता है, एक बार चेक करना पड़ता है। कांडल संहिता खेती की विधियों का उल्लेख हो गया, कांडल संहिता के बारे में बात करी थी। अर्थवेद बात की भी, सबसे पहले कृषि करने वाला शासक कौन था? भैया पृथुवन्य था। सेकंड अपन बात करते हैं भैया, अपने उड़ती है भैया टिड्डियां, फेमस सही। तो टिड्डियों को उल्लेख अर्थवेद में मिलता है। टिड्डियों का उल्लेख क्लियर है ना? तो भैया ये थे आर्थिक स्थिति, सिर्फ इतनी सी बात है। बोला हाँ भैया, बात की कृषि के बारे में, बात की शतपथ ब्राह्मण खेती की विधि को उल्लेख करता है। इसके अंदर एक आती है कांठल संहिता। कांठल संहिता में बताया गया कि एक हल था जो 24 बैलों द्वारा खींचने का उल्लेख है। बहुत बढ़िया। अर्थवेद सबसे पहले कृषि करने वाले राजा या शासक कौन था? पृथुवन्य। बुद्ध स्वामी, चित्त स्वामी, पित्त स्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, यानी पृथुवन्य। बहुत बढ़िया, ये तो याद हो गया भैया, अब नहीं भूलेंगे, अब ना भूलेंगे। टिड्डियों को उल्लेख का मिलता है अर्थवेद मिलता है, स्क्रीनशॉट लो। फिर बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा बताओ? एक चीज और रह गई, आर्थिक स्थिति पर। तो भैया फसलों को तो उगा दी है, अब बेचने चलेंगे ना सारे के सारे। ये थोड़ा मिस हो जाता है, लेकिन नहीं होगा। चलो बस इसको रफ करो, नोट करो, मैं रफ करता हूँ। फसल बेचने चलते भैया, चलो चलो चलो। कहां पे? फसल बेच। अब ये फसल उगा ली, अब अपन क्या करें? जो मैंने फसल उगा ली, मैंने उगाई 20 बोरी, मैं उगाऊंगा भी क्या? चावल। आप उगा रहे गेहूं, आपके पास वाला उगा रहा है जो, उसके पास वाला उगा रहा है क्या? कपास। ठीक है, तो अपन सारे चले खेती बाड़ी करिए। अपन ने 15-20 बोरे अपने पास में लिख ली, आपके पास सेम लिख ली। 10 बोरे अपन ने अपने परिवार वालों को खिला दी, बची कितनी? 10 बोरे मान लो, 10 से 10 बोरे मान लो, 10 बोरे बची। मैं जाऊंगा एक पर्टिकुलर एरिया में, आप जाओगे उस पर्टिकुलर एरिया में, वो भी उसके पास में आएगा। आप बोल रहे भी तो बाजार का काम हो रहा है एक तरह से।
ये क्या हो रहा है भैया, बाजार का काम हो रहा है। बाजार क्या होता है, देसी भाषा में बात करें कि एक क्षेत्र, एक पर्टिकुलर एरिया होगा, वहां पे इधर सामने दुकान वाला होगा, इधर भी दुकान वाला होगा, इधर भी दुकान वाला, वो सारी अपनी अपनी वस्तुओं क्या करने आ रहा है, बेचने आ रहा है। तो बाजार एक तरह का वो हो गया, क्या हो गया, बाजार हो गया। तो यानी कि अभी जो फसलें थी, फसलों को बेचने के लिए क्या करने लगे भैया, बाजार का निर्माण होने लगा। बाजार, बाजार का निर्माण। भैया शुद्ध हिंदी वाले देख लेना यार, मेरे साइंस है, समझा को यार, इतना तो चलता है ना, ठीक है। तो भैया फसल, फसल बेचने के लिए हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर आप भी आओगे, आपके पास वाला भी आएगा, आपको पड़ोसी भी आएगा, उसका पड़ोसी भी आएगा, मैं भी आऊंगा, अपन सारे बैठेंगे एक जगह, तो वो क्षेत्र क्या होगा, बाजार। यानी कि बाजार का क्या होने लग गया, बाजार का निर्माण होने लग गया, ठीक है। तो इसी को बोला गया कालांतर की नगरीय क्रांति, दूसरी क्रांति। क्या बोलेंगे ना, इसी चीज को बोलेंगे कालांतर की, कालांतर की दूसरी नगरीय क्रांति। बोलो हाँ भैया, चीज समझ में आ गई। अब आपको पता है भैया, अब अपन तो व्यापारी लोग हैं, अब वो नॉर्मल लोग भी आएंगे, थोड़ा बहुत एक एक प्याला लिया है चावल का, भैया लो एक चावल ले लो, एक प्याला गेहूं का दे दो, ऐसे भी करेंगे। यानी कि तो वस्तु विनिमय कर रहे हैं, तो मुद्रा हम देखें भाई, वस्तु विनिमय हो रही तो मुद्रा का तो प्रचलन नहीं है, मुद्रा का प्रचलन नहीं होगा तभी तो वस्तु का विनिमय होगा। तो ये बात करते हैं, इसको भी लिखते हैं फटाफट। यानी कि बोलेंगे भैया सेम उसकी तरह ही, जिस ऋग्वेदिक काल में देखा था भैया मुद्रा का प्रचलन नहीं था, तो सेम यहां पे भी देखेंगे मुद्रा का प्रचलन नहीं, मुद्रा का प्रचलन नहीं नहीं नहीं। तो किसका प्रचलन होगा, वस्तु विनिमय, वस्तु विनिमय। हम क्या करने वाले भैया, हम करने वाले वस्तु का विनिमय। लेकिन भैया आपने बताया था ऋग्वेदिक काल में कि हम जो व्यापारी लोग हैं वो क्या करेंगे, एक सोने का अशर्फी, जिसको बोलते हैं सोने की अशर्फी नहीं, सोने का जवाहरात, उसको यूज कर रहे हैं, जिसका नाम था निस्क। यहां पे लेकिन भैया हम यूज कर रहे हैं सोने का जवाहरात, जिसका नाम क्या बताया था, निस्क। बहुत बढ़िया। अब जगह टॉपिक क्लियर हुआ है, अब समझ में आया ना, हाँ भैया फसल में उगा भी दी, बेच भी दी, बाजार का निर्माण भी कर दिया, और हमने क्या बनाया, कालांतर की दूसरी नगरीय सभ्यता। अरे यार, कालांतर की दूसरी नगरीय क्रांति, सभ्यता सभ्यता पढ़ा दो, सभ्यता दिमाग में छप रही है, और क्या है, बोलो हाँ भाई चीज दंडनादन, घटना सच्ची भी है और अच्छी भी है। फटाफट स्क्रीनशॉट लो इसका। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए 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 चलिए, सामाजिक स्थिति के बारे में बात कर ले। अब देख लो, आपका डेली लेक्चर्स रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है, बस थोड़ा क्या है कि टाइम लगता है इन चीजों को, एक बार स्टार्ट हो जाती है ना तो फिर वो रेगुलरिटी आसानी से हो जाती है। मेरे को 1-2 वीक आएगा, थोड़ा टाइम जोर लगेगा बनाने में, लेकिन कर देंगे भैया। महीने भर का बोला है ना आपको कंप्लीट करने का, लूसेंट सीरीज को कंप्लीट करेंगे। और मैं अगर हो सका तो संडे टू संडे जो अपन ने पढ़ चुके टॉपिक्स, क्योंकि हमने एक वीक के अंदर अंदर कम से कम 5 से 6 टॉपिक निपटा देंगे अपन एक वीक के अंदर अंदर। जैसा कल नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें पर बौद्ध धर्म और जैन धर्म को निपटा देंगे कंप्लीट, टाटा बाबा खत्म कर देंगे 2 दिन के अंदर। तो इंपोर्टेंट सारी क्वेश्चन मैं ये देख रहा हूँ कि संडे वाले दिन एक संडे रिवीजन क्लास के नाम से क्लास आएगी, जो शायद हो सका तो जो अपन पढ़े उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, और ऊपर उनको अपन डिजिटल बोर्ड पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। डिजिटल बोर्ड से क्लास करवाने की है मेरी, कर रहा हूं कोशिश भाई, डिजिटल बोर्ड से स्टार्ट कर दो अपन क्लास संडे संडे वाली, फिर धीरे धीरे इसको भी स्टार्ट कर देंगे। चौथा पॉइंट आ जाओ भैया, पढ़ा लो आप तो पहले, तेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, पास वाला बोल रहा है, आपके लिए नहीं बोल रहा, पास वाला। आपको तो आर्थिक स्थिति पसंद है यार, आपको तो आर्थिक स्थिति पसंद है। अब बात करते हैं सामाजिक स्थिति के बारे में, सामाजिक स्थिति के बारे में चलिए बात करते हैं। हमने ऋग्वेदिक काल में देखा था कि जो सामाजिक स्थिति थी उसके अंदर जो परिवार थे वो कैसे थे, बोलो भैया बड़े बड़े परिवार थे, संयुक्त परिवार थे। और कैसे थे भैया, हमने जो चार्ट बनाया था पिछले लेक्चर में, उसमें सबसे नीचे वाली इकाई थी परिवार। परिवार का मुखिया मैंने आपको क्या बताया था भैया, क्या होगा परिवार का मुखिया, दादाजी होंगे या बड़े पापा में सबसे बड़ा भाई होगा या फिर छोटा भाई होने वाला है। यानी कि हमने देखा कि पितृ की चेन आ रही है, पितृ सदात्मक संयुक्त परिवार, यानी पिता की एक चेन चल रही है, यानी कि दादा होगा, ये बड़ा बेटा होगा या फिर छोटा बेटा होने वाला है।
तो हमने क्या पहला पॉइंट क्या देखा, पितृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार, सेम यहां पे वही होगा, पितृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार। बोले हाँ भी क्लियर है। सेकंड पॉइंट हमने वहां पे भी चर्चा की थी वर्ण व्यवस्था के बारे में। तो यहां पे हमने देखा कि जो वर्ण व्यवस्था थी, हाँ आपके पास होला, आप बोल रहे हो, चलो आप बताओ, आप ऐसे बोल रहे हो कि हाँ, कहने का मतलब ये है कि भाई आपने जो बताया ऋग्वेदिक काल में हमने वहां पे जो वर्ण व्यवस्था देखी थी वो जन्म के आधार पर न होकर के कर्म के आधार पर थी, और आपने 4 वर्ण बताए थे। सेम वही बात है यहाँ पे उल्टा होगा, यहाँ पे उल्टा होगा। जो वर्ण व्यवस्था थी उसमें जो समाज था वो 4 वर्णों में बटा था। कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 थे। अब क्या होता है यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था थी ना, इस समय उत्तर वैदिक काल की बात कर रहा हूं, वापस बोल रहा हूं, उत्तर वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर हुई थी, जन्म के आधार पर। स्टार लगा लो भैया, 2 3 स्टार, 4 5 स्टार। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था थी वो कैसी थी, जन्म के आधार पर थी। और यहां पे भी 2 वर्ड निकल के आते हैं, 2 वर्ड निकल के आते हैं। एक तो निकल के आता है भैया कुल, एक तो जो आपका कुल है वो, और एक निकल के आएगा आपका क्या, गोत्र। भैया डी पढ़ा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि क्या कुल गोत्र चल रहा है, ल्यूसेंट खोल के देख ले, ये नहीं मिलेंगे कुल गोत्र वाली चीजें, ठीक है। तो मैंने क्या बताया भैया, वर्ण व्यवस्था थी, उसमें समाचार 4 वर्ण में बांटा गया था समाज को, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और उस समय किसके में, उस समय उत्तर वैदिक काल के समय जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर हो चुकी थी। और यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण शब्दावलियां जो वर्ष थे वो यूज किए जा रहे थे, कौन से, कुल और गोत्र, इनका यूज करने लगे थे। आप देख लो क्या, कुल से किसी जाति का पता कर सकते हैं, गोत्र से भी किसी जाति का पता कर सकते हैं। यानी कि एक तरह से बोला गया कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म के आधार पर हो चुकी थी। बोलो हाँ भैया क्लियर। अब बात करते हैं भैया, आपके कल भी बताया था मैं, अब लेके आते भैया वैद आरण्यक उपनिषद। कौन सा, वृहद आरण्यक, वृहद आरण्यक उपनिषद। बहुत बढ़िया। वृहद आरण्यक उपनिषद में क्या हुआ कि जो एक तो याज्ञवल्क्य ऋषि थे और एक थे गार्गी, इनके बीच में जो संवाद हुआ था उसका उल्लेख किया गया किसके अंदर, वृहद आरण्यक उपनिषद में। किसके बीच में, गार्गी और याज्ञवल्क्य ऋषि के द्वारा। याज्ञवल्क्य ऋषि, इनके बीच में क्या होता है संवाद, संवाद का उल्लेख मिलता है किसके अंदर भैया, वृहद आरण्यक उपनिषद में। तो फटाफट इसको स्क्रीनशॉट लो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मैं देख रहा हूं साइड में लिखा दूं, कंप्लीट करता है फिर इसको भी, और क्या है। अब ये तो पहले देखे ना, हाँ भाई ये तो सबको पता हो गया कि आजकल आप पितृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार निकलने आने वाला है, वर्ण व्यवस्था देख ली। और ये पॉइंट का फैक्ट था कि भैया वृहद आरण्यक जो उपनिषद है उसके अंदर क्या किया गया, गार्गी और जो याज्ञवल्क्य ऋषि थे, गार्गी और याज्ञवल्क्य ऋषि थे, उनको उनके बीच जो संवाद हुआ था, जो वाद विवाद हुआ था, उसका उल्लेख क्या किया है किसने, वृहद आरण्यक उपनिषद में। यहां पे होता है भैया 8 संस्कारों, 8 जो संस्कार होते हैं उनका आरंभ होता है। 8 संस्कार देखे गए इसके अंदर, ठीक है, उत्तर वैदिक काल में। अब यहां पे निकल जाता है आश्रम व्यवस्था। ये देख लो यार, कई कई जगह कैसे जो सन दे रखी है उसमें बीच में क्या डाउट रहता है, तो अपन वहां पे क्लियर कर लेते हैं। तो यहां पे क्लियर करते हैं आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था चलनी रहती है। यहां पे अपन मानते हैं कि एक जो पर्टिकुलर जो व्यक्ति है उसकी जो आयु है वो 100 वर्ष मांगी जाती है, यानी शतायु, ठीक है ना। यहां पे उसकी मांग के चलते हैं 100 वर्ष, यानी कि जिसका यहां पे यूज किया जाता है वर्ड शतायु। बहुत बढ़िया। तो भैया पहले आश्रम की बात करते हैं, बोलो 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 भैया। सबसे पहले ब्रह्मचर्य आश्रम कब से कब तक रहता है, 0 से 25 या 0 से 26, बोलो भैया 25 ही रहता है, ज्यादा नहीं होता। पहले आता भैया ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य आश्रम। टाइम क्या रहेगा भैया इसका, 0 से 25 वर्ष। बहुत बढ़िया। दूसरा आता है गृहस्थ, गृहस्थ आश्रम, टाइम पीरियड इसका 26 से 50,
बहुत बढ़िया। तीसरा ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ हो गया, वान संन्यास, ये वानप्रस्थ आएगा। बोलो भैया, संन्यास फिर वानप्रस्थ आश्रम, ये पहले संन्यास आएगा वानप्रस्थ आएगा। बोलो 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 बोलो, चार नाम है। बोलो भैया, कंफ्यूज कर गए भैया, कंफ्यूज कर गए। पहले अपन दो ब्रह्मचर्य में रहेंगे, फिर गृहस्थ आश्रम रहेंगे, फिर गृहस्थ के आश्रम जाएंगे भैया कौन से, वानप्रस्थ, दोनों में जाएंगे, फिर संन्यास लेंगे। वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, बहुत बढ़िया। टाइम पीरियड वही 51 से 75। उनसे लास्ट होगा कौन सा, बोले चार ही तो थे भैया, ब्रह्मचर्य हो गया, गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ हो गया, संन्यास आश्रम हो गया। संन्यास आश्रम जिसमें है ना 76 से 100 वर्ष, फिर इसके बाद में आदमी खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया वो काटे वो मारे। तो हमने क्या देखा, ये कंफ्यूज हो गए इन दोनों में। ये तो दो तो सब लिख देते हैं ब्रह्मचर्य गृहस्थ। ऐसे देखो, सबसे पहले ब्रह्मचर्य फॉलो करें, फिर घर पे रहेंगे आराम से, आराम से घर पे रहेंगे। टाइम पे है 26 से 50 वर्ष तक। हाँ हाँ, 26 से 50 वर्ष तक घर रहेंगे। उसके बाद चलेंगे वनों में घूमने। अब थोड़ी उम्र हो गई, बुढ़ापा आने लग गया, हम क्या चलेंगे, वनों में घूमने चलेंगे। वनों में गए हम 51 से लेकर के 75 तक। फिर उसके बाद में भैया मन भर गया यार, मोह माया सारी हो गई, देख लिया और क्या है। फिर उसके बाद हम लेंगे भैया संन्यास। वो चल रहा है जब तक 75 तक अपनी उम्र की इज्जत, वही बड़ी बात है, ठीक है। तो ना यानी कि संन्यास आश्रम यानी 76 से 100 वर्ष के बीच में, ठीक है। तो भैया ये था सामाजिक स्थिति के बारे में। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं कौन सी, लास्ट बची भैया आर्थिक स्थिति। कुछ क्वेश्चन पूछता हूं मैं आपको यार, क्वेश्चन की मन में आ रही है। लाइव क्लास तो नहीं है, देखिए रिकॉर्डेड है, लेकिन मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ। चलो एक क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन अभी लिखोगे सवाल है भैया, मैं करा चुका हूं, तो मैं सोच रहा हूं कि यहाँ पे पूछ लूं यार। 2 से 3, ज्यादा नहीं भैया, 2 से 3। रिवीजन तो देखो आप रिवीजन करते नहीं करते कि आज कितना है, ठीक है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बोलो भैया यार आज सरप्राइज ही हो गए, सरप्राइज टेस्ट ले लिया एकदम से। भैया इतना कर रहे तो आपको आप इतना नहीं कर सकते क्या यार, ठीक है। चलो बताओ, गरुड़ स्तंभ लेख, गरुड़ स्तंभ लेख क्या बोलता है? भीतरी स्तंभ लेख, भीतरी अभिलेख, भीतरी अभिलेख, एरन अभिलेख, क्योंकि अभिलेख अभिलेख चला आपको होता है, कंफ्यूज करोगे आप। और एक 100 को रो लिखा देता हूं। पास वाला बोला भी बोगज को भी लिखवा दो, बैक बेंचर्स भाई मान जाओ यार, कल ही बताया बोगज, चलो लिख लो, आ जाओ। कौन सा पता है? बोगज कोई अभिलेख, चलो आ जाओ। बोगज कोई अभिलेख भैया, ये आपको 5 वाला बताया, बैक बेंचर्स और बैक बेंचर्स बताया। चलो बताओ बताओ, गरुड़ स्तंभ लेख, मैं वेट कर रहा हूं आपका। यही यही गरुड़ स्तंभ लेख, भीतरी अभिलेख, एरन अभिलेख, 100 गौर अभिलेख, बोगज कोई अभिलेख। सबसे आसान लिखूंगा मैं पहले, आप तो लिखते जाओ। बोगज कोई अभिलेख, एशिया माइनर, एशिया माइनर, 4 देवताओं का उल्लेख। कौन कौन सा? इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य, अश्विनी लिख देना, नासत्य कोई नासत्य नहीं समझे तो। अब लिखा दिए यार, लिख लिए। बोलो भैया बताओ, बोलो भैया। बात करते हैं गरुड़ स्तंभ लेख के बाद, हम भैया बता रहा है, ठीक है। गरुड़ स्तंभ लेख में जो भागवत जो धर्म था उसका उल्लेख, जो भागवत धर्म जैसे उत्पन्न होता है तो उसका उल्लेख किया गया किसके अंदर? भीतरी स्तंभ, ये गरुड़ स्तंभ लेख में भागवत धर्म, इसके बारे में बताया गया, ठीक है। भीतरी स्तंभ लेख पूर्णों के लिए पूर्ण आक्रमण की जानकारी देता है, पूर्ण आक्रमण इसकी जानकारी देता है। कौन सा? भीतरी स्तंभ लेख। एरन अभिलेख, सती प्रथा का सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख में। अरे यार भैया ये मिस हो गया है, सती प्रथा का लिखित, सती प्रथा का सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य, सर्वप्रथम लिखित साक्ष्य। लास्ट कौन सा बच गया? बोलोगे भैया 100 गौर अभिलेख। अरे दुर्भिक्ष की जानकारी है, अकाल अकाल अकाल, दुर्भिक्ष अकाल याद आ गया। हाँ भैया 100 गोरा, दुर्भिक्ष की जानकारी, दुर्भिक्ष की जानकारी
ये सारा पढ़ा रखा है, ये तो रिवीजन के रूप में आपका था। हाँ भैया कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता ले लो फटाफट, मैं कैमरा भी चेक कर लूं, क्योंकि लास्ट पॉइंट है, मैं नहीं चाहता कि वीडियो कहीं रुके। एक सेकेंड, चलिए बात करें लास्ट पे। बोला हाँ भैया मजा आ गया। लास्ट कौन सा बच गया भैया? अरे बोलो यार, धार्मिक धागा। नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा, नहीं पूछूंगा, ठीक है भाई। रोज की क्लास में ऐसे सवाल दिखेंगे अब आपको, रोज की क्लास में। संडे वाली क्लास में भैया सब आ जाना, अब पूरा रिवीजन लगाएंगे संडे वाली क्लास में अपन, जहां तक अपन ने कंप्लीट की है इसका एंशिएंट का। चलो 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 भैया, वो तो देखी जाएगी। लास्ट पॉइंट अपन लास्ट कंप्लीट करो। चलो बात करते, लास्ट कौन सा बच गया भैया? धार्मिक, धार्मिक स्थिति। चलिए बात करते भैया किसकी? धार्मिक स्थिति की। वही एकेश्वरवाद, एकाधिदेववाद, बहुदेववाद। एकेश्वरवाद, एकाधिदेववाद। कौन सा हो गया भैया? एकेश्वरवाद हो गया, एकाधिदेववाद हो गया, और एक बहुदेववाद। ये तो इंपॉर्टेंट है, सब आपको बता रखा है। मनुष्य क्या कर रहा है? एकेश्वरवाद को मान रहा है, एकाधिदेववाद मैक्स मूलर का सिद्धांत था, बहुदेववाद एक से ज्यादा देवता को मान रहा है, ठीक है। तो ये था दूसरा पॉइंट। यहां पे क्या हो गया? तीन प्रकार के ऋणों का चालू हो गए। तीन प्रकार के ऋण, तीन प्रकार के ऋण उत्पन्न हुए, तीन ऋण उत्पन्न, बस सीधी सी बात है। कौन कौन सा भैया? देव, पितृ, ऋषि। देव ऋण, पितृ, पितृ हो गया, देव हो गया, पितृ हो गया, और एक कौन सा बोला था? ऋषि। देख आएगा ये लूसेंट, भैया ये चीजें है ही नहीं। तो चलो तीन प्रकार के ऋण उत्पन्न होते हैं, और इंपॉर्टेंट के देवता के बारे में बात करें, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। कौन से भैया? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा को क्या बोला गया? सृष्टिकर्ता, सृष्टि कर्ता। विष्णु पालनहार। महेश तो कुछ नहीं थे, ये देवता है सारे के सारे। एक था पुषण, पुषण एक था भैया पुषण। पुषण था भैया शूद्रों का देवता, ये था शूद्रों का देवता, शूद्रों का देवता। आप बोलोगे भैया आज अपन ऐसे पॉइंट वाइज लाइन वाइज ठीक है, मतलब क्योंकि अपन ने लिख चुके हैं ये, अपन ऋग्वेदिक काल में सेम चीज देखी है, सेम चीज। कुछ चीजें चेंज हुई है यहाँ पे, कुछ उपनिषद के नाम आए, अरण्यक के नाम आए, अलग अलग वेद अरण्यक का नाम आ गया, उसने गार्ग्य याज्ञवल्क्य के ऋषि के बारे में देखा, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में बात की, अर्थवेद के बारे में बात की। मैं देख रहा हूँ कि अपन ने एक पॉइंट शायद फसलों के बारे में बात कर लेते हैं एक बार, और कुछ मिस कर सकते हैं अपन, तो कुछ प्रमुख फसलों के बारे में देख लेते हैं एक बार, कौन कौन सी फसलों के थे। बाकी तो सारा पॉइंट अपन ने कर लिया है। जो यजुर्वेद है ना, यजुर्वेद, इसके अंदर क्या किया गया? फसलों का उल्लेख किया गया है, फसलों का उल्लेख किया गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण फसलें देख लें। भाई रुक जा यार, अभी तो मत बंदो। गेहूं, भैया गेहूं तो आप बेच रहे थे, नहीं आज भैया ने बाजरा बेचा है, कल बेचा था भैया ने गेहूं, ठीक है, आपने बेचा था आज गेहूं, ठीक है। तो गेहूं भैया मतलब गोधूम, गोधूम देख लो, या कहीं कहीं गेदूम लिखा हुआ है, गेदूम भी लिखा हुआ है। गेहूं के बाद देखो जो को बोल रहे भैया यव, गेहूं हो गया, जो हो गया, चावल ब्रीही, चावल को बोल रहे भैया ब्रीही, गेहूं को देखा गोधूम, जो को बोला यव, चावल को बोला ब्रीही, और क्या बच गया भैया? धान। चावल से तो बच गया धान। धान में क्या बोल रहे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भैया, ठीक है। गन्ना बच गया भैया, गन्ना,
गन्ना बच गया, गन्ना। दान का भैया कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आप तो देखो सही होमवर्क है आपका, दान का दून के नाम बताना, ठीक है। तो गन्ने का क्या बोलेंगे? गन्ना बोलेंगे इशू। गन्ने को बोलेंगे भैया इशू। तो भैया ये थी इंपॉर्टेंट फसलें। गेहूं को गोदुम बोला, जौ को यव बोला, चावल को ब्रीही बोला, धान को क्या बोलेंगे? ये आप बताओगे भैया, होमवर्क है सारा भैया से मत पूछो। अब तो ये तो एक तो है, इतना सा तो होमवर्क मिलेगा आपको भी। धान को क्या बोलेंगे? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं भी आंसर कमेंट कर दूंगा, ठीक है। बोला हाँ भैया अब सही है, अब सही। गन्ने क्या बोला? इशू बोला। तो भैया ये था वैदिक संस्कृति और सभ्यता। वैदिक संस्कृति और सभ्यता के बारे में फटाफट देखते हैं, बाकी हाँ भैया विंटर नीड्स निकल के आते हैं। उन्होंने दो भागों बांटा, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वेदिक काल का टाइम पीरियड क्या था भैया? 1500 से 1000 बीसी। और उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या था भैया? 1000 से 600 बीसी। ऋग्वेदिक काल में हमने अलग अलग 5 प्रकार की स्थितियों के बारे में बात करा। कौन कौन सी भैया? भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक स्थिति बारे आर्य के बारे में बात किया। आर्य को बुलाया बाहर से, कहां कहां से तुम, अलग अलग हमने इतिहासकार के तथ्य देखे। उसके बाद हमने देखा उनको बुलाया, सप्त सिंधु प्रदेश में बसाया, सिंधु के साथ उनकी नदियां देखी, कौन कौन सी नदियों का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया वो देखा। सरस्वती नदी को क्या बोलते हैं? नदी तमाम। हाँ भैया ये चीज अपन ने देखी। और इसके बाद हमने क्या क्या देखा? धार्मिक देख ली, सामाजिक देख लिया, आर्थिक देख लिया, राजनीतिक देख लिया, और लास्ट में इसको खत्म कर दिया। और उसके बाद आज हमने सेम चीजें देखी, सेम पॉइंट से बात की, लेकिन चीजें फैक्ट इसके अंदर ज्यादा है। तो भैया नेक्स्ट लेक्चर हम बात करेंगे बुद्ध के बारे में। ये अपन जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इनको कंप्लीट करेंगे। तो भैया जिस तरह आपने पिछले लेक्चर को प्यार दिया, सेम इसी तरह अब आपका काम है भैया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वो सारा आपका काम है, ठीक है। तो भैया चैनल बाकी वो आप कर लोगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।